समतल दर्पण के विषय में समझ लें कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे आप जानते हैं कि समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। इस प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितनी लंबाई का होगा, तो दर्पण से वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पीछे बनेगा। आपका प्रकृति के पूछा तो आभासी होगा, सीधा होगा और लंबाई भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। यानी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। वस्तु के सामने जितनी दूरी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी जाती है, दर्पण से उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब आपको पीछे प्राप्त होता है। एक चीज़ और भी होता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें पार्श्व उत्क्रमण यानी या जिसको पार्श्व विस्थापन भी कह सकते हो घटना पाई जाती है। यानी बायां हिस्सा उसमें दाहिने हिस्सा बाएं की तरफ होगा, बायां हिस्सा दाहिने की तरफ बनेगा। इस प्रकार ये घटना पाई जाती है जिसको पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इस प्रकार जो अक्षर सम्मित हैं, जैसे आपको ए है, यू है, वी है, वाई है, टी है, एम है, ओ है, ये सब क्या है, सम्मित अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो जो अक्षर सम्मित हैं उसके प्रतिबिंब पर तो आपका वो प्रतिबिंब तो पार्श्व उत्क्रमण उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन जो सम्मित नहीं है, जैसे आपको बी है तो बी का उल्टा ऐसे बन जाएगा आपका, तो इसमें पार्श्व उत्क्रमण हो जाएगी। डी है, आपको डी आपको ऐसे बनता है तो डी आपका ऐसे बन जाएगा, तो पार्श्व उत्क्रमण हो जाएगी। तो जो आप सिमेट्रिकल अक्षर हैं उस स्थिति में पार्श्व उत्क्रमण नहीं रखता है तो आप तो इसको पहचानते ही होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यही घटना यानी बाएं हिस्सा दाहिने बढ़ना, दाएं हिस्सा बाएं बनना, इसी को पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहती है। आपको समतल दर्पण में पाया जाता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना बेसिक से कि समतल दर्पण अगर दो समानांतर समतल दर्पण हो तो उनके बीच अगर कितने प्रतिबिंब बनते हैं अगर ये पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं कि अगर दो समानांतर समतल दर्पण होगा तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटिव होगी। और अगर किसी कोण पर झुके हुए हों और उसके बीच आपको प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जा रही है, तब प्रतिबिंबों की संख्या के लिए फार्मूला होता है 360/θ-1। क्या फार्मूला होगा, तो 360/θ-1 इससे आपको निकालेंगे। वैसे तो कहीं जगह सम विषम का है लेकिन उस पर कन्फ्यूजन मत पड़िएगा। 360 में थीटा से भाग दे देंगे और अगर भाग देंगे ये पूर्णांक हो गया तो उसमें से एक घटा करके बता देंगे। और अगर भाग देने पर पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ, आपको उस दशमलव आ गए तो दशमलव के पहले जितना अब उसमें से एक नहीं घटाएंगे, दशमलव के पहले जो अंक होगा उसी को आपका बता देंगे। अब इसलिए कह रहे हैं कि जैसे 344 अंश 360/44 से भाग दे देंगे तो 8.2 -1 करते हैं तो 7.2 आता है। तो हमको इसमें से 8 प्रतिबिंब ही प्राप्त होने, दशमलव के पहले बता देंगे। लेकिन अगर आपको 360/72 किया जाए तब आपको क्या करना है, या 5 आएगा तो -1 करके 4 बताना होगा। यानी अगर एक ही रूल जानते हैं तो इसी पे याद रखिएगा कि आपको 8.2 - 1 7, जब दशमलव में आएगा तो 1 बढ़ा करके बता देंगे और दशमलव में नहीं आएगा तो जितना अंक होगा उतना करके बताएंगे। इस प्रकार आपको किसी कोण पर झुके हुए अगर समतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या इसके आधार पर गणना करते हैं। तो अगर 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 5 प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि 6 आएगा, 6 में से घटा देंगे तो 5 प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके बाद अगर दर्पण के सामने वस्तु v वेग से गतिशील है तो प्रतिबिंब उसके डबल यानी 2v वेग से आपको वस्तु नज़दीक आएगी तो उतना वेग से वो दूर आपका उतने दूर से वो भी नज़दीक आता हुआ प्रतीत होगा। अगर वस्तु दूर जाएगी तो उसके डबल वेग से, यानी डबल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
कि हाँ किसके वस्तु के सापेक्ष पूछा है, दर्पण के सापेक्ष अगर क्वेश्चन पूछ दे कंपटीशन लेवल पर, ये भी ध्यान रखना होगा। तो दर्पण के सापेक्ष तो उतना ही होगा, लेकिन अक्सर वस्तु के सापेक्ष पूछता है तो डबल बताएंगे। दर्पण के सापेक्ष मान लेते बहुत लोग जानते हैं कि आपका डबल होता है, तो कहीं क्वेश्चन उठा दे कि दर्पण के सापेक्ष, तो दर्पण के सापेक्ष तो उसी वेग से आपको उतने ही से गतिशील होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको कोई समतल दर्पण के सामने अगर भी वेग से आ रहा है तो उसकी प्रतिबिंब उसकी ओर आता हुआ प्रतीत पूछेगा, तब क्या हो आपका किस वेग से, तो आपका O2 भी बताएंगे। लेकिन कहेंगे दर्पण के सापेक्ष किस वेग से आपको वो आपको गतिशील प्रतीत होगा, तब आपको भी वेग से बताना होगा। लेकिन अक्सर उस वस्तु के सापेक्ष ही पूछा जाता है। इस पर अगर और सवाल देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर ये चीज है आपका कि एक वस्तु समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर है और आपको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गतिशील भी है, 3 सेकंड बाद आपको वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो देखिए 3 सेकंड में वो 30 मीटर तो चल देगा। अब दूरी कितनी बच गई, 20 मीटर, उसी का डबल कर देंगे तो 20 ये होगा 40 मीटर अब दूरी बच जाएगी उसकी। इस प्रकार 40 मीटर की दूरी पर उसका आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऐसे करके उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे ऐसे सवालों को। इसके बाद देखिए दर्पण को अगर थीटा कोण घुमा दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा 2 थीटा कोण विचलित हो जाएगा, ये 2 थीटा कोण घूम जाएगा। तो दर्पण को अगर थीटा कोण विक्षेपित किया जाता है, विचलित किया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण घूम जाता है। और एक चीज आता है आपको, जैसे आप इस पर देखा जाए कि समतल दर्पण से जो किरण डाली जाती है, तो अगर आपतन कोण या परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब से ही बना कोण होता है। तो पहली पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किरण समतल लंबवत आपतित होगी तो उसके लिए आपतन कोण भी शून्य होगा और परावर्तन कोण भी क्या होगा, शून्य होगा। कब, जब अभिलंबवत आपतित होगी। तो और दूसरा पॉइंट कि अगर क्षैतिज से यानी दर्पण से कोण दे दिया जाए, तब आप ये गलती मत करिएगा कि जो दर्पण से कोण अगर 30 अंश से कोण पर दर्पण से आपको किरण आ रही है, उस समय अगर आपको आपतन कोण पूछ रहा है तो 90 में से घटाकर 60 अंश होगा और उस आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होता है, तो वो भी 60 अंश के बराबर होगा। और इस स्थिति में अगर पूछ दिया जाए किरणें कितनी विचलित हो रही है, तो विचलन के मतलब कि राशि से कितनी हट रही है, तो इस स्थिति में π-2 थीटा कोण विचलित होती है, जहां थीटा आपतन कोण होता है। हमने आपतन कोण ध्यान रखिएगा, इसलिए 180 में से अगर आपतन कोण 60 अंश है तो आपको 180 में एक आपतन कोण अगर 60 अंश है तो उसका डबल 120 करके घटा देंगे, तब आपको 60 अंश का विचलन होगा। तो ऐसे करके आप विचलन कोण भी अगर पूछ दिया जाता है तो विचलन कोण आपको निकाल लेंगे। इसके बाद आपको भी गतिशील है तो भी ये पता हो गया। अब एक चीज अभी कभी एक क्वेश्चन जो उसको तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर समतल दर्पण के समानांतर ही कोई किरण आ रही है और फिर आपको समानांतर आ रही है तथा उस पर अभिलंबोत आपतित होकर के अपने पथ पर लौट जा रही है, तो उस स्थिति में माने 2 दर्पण हैं और 2 दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं, एक दर्पण के समानांतर किरण आ रही है, दूसरे दर्पण पर टकरा रही है और फिर आपको उसी दिशा में वापस जा रही है। तो ये तभी संभव है कि जहाँ से ये अभिलंबों से इस पर टकरा करके फिर ही तभी वापस जाएगी। इसके मतलब कि इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि दोनों दर्पणों के बीच का झुकाव कोण हमेशा 45 अंश होगा, तभी ये कंडीशन लागू होगा। तो इसके मतलब कि उस स्थिति में दर्पण के झुकाव कोण कितने होंगे, 45 अंश हो जाएंगे। इसके बाद ये भी है कि समतल दर्पण से आपको अगर समतल दर्पण के लंबाई वस्तु की लंबाई की आधे के बराबर होगी ऊर्ध्वाधर आपको प्रतिबिंब की लंबाई के लिए, तो कहने का मतलब कि अगर मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई के लिए कहा गया कि लंबाई प्रतिबिंब प्राप्त करनी है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको उसकी आधे, जितना मनुष्य की लंबाई कहेगा उसके आधे लंबाई का आपको समतल दर्पण होना चाहिए।
उस प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो इस तरह से आपको इसमें आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका अब इस पर चला जाए कि समतल दर्पण से जब प्रकाश का एक्चुअल में परावर्तन होता है तो नियमित परावर्तन कह देते हैं, यानी उसमें नियम का पालन होता है। यानी जब भी प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसमें नियम का पालन होता है। ये दोनों नियम आप जानते होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ बताना हमें ये है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो चिकना तल होगा वो तो परावर्तन के नियम का पालन करेगा उसको, लेकिन जो खुरदरा तल से भी प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए किरणें फैल जाती, इधर उधर बिखर जाती है। तो आपको रूम के अंदर अगर प्रकाश आने की घटना पूछा जाए कि रूम के अंदर प्रकाश किस आधार से आता है, तो उसका जवाब होगा कि विसरित परावर्तन के कारण से। तो विसरित परावर्तन के कारण से ही रूम के अंदर प्रकाश आता है। अब एक चीज़ और होता है कि जब प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र से, यानी बहुत पतली सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है तो अपने रास्ते से वो फैल जाती है। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं, या ये भी कहा जाए कि अगर सूक्ष्म अवरोध से किरण टकराती है तो अपनी सीधी रेखा गमन से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। चाहे ऐसे कहा सूक्ष्म अवरोध से टकराने के बाद हो या सूक्ष्म छिद्र से गुजरने के बाद हो, तो अपने पथ से जो मुड़ती है उसी घटना को विवर्तन कहते हैं। तो इस घटना का कुछ एप्लीकेशन बताना है। जैसे अगर ब्लेड की धार तीक्ष्ण दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे कारण होगा विवर्तन ही जवाब होगा कि ब्लेड की धार का तीक्ष्ण न दिखाई देना, तो इसका जवाब विवर्तन ही होता है। इसके बाद आपका अब मनुष्य के चेहरे के यानी नाक नक से स्पष्ट आपको तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न होना, इसका जवाब भी विवर्तन ही होता है। या ये कहा जाए कि वृक्षों के जो छाया के नीचे प्रकाश का पहुंचना, अगर ये भी है तो इसका जवाब विवर्तन ही होता है। या कांच के चूरा जो होता है वो आपका कांच का जो कहेगा प्लेट तो पारदर्शी होता है, कांच का चूरा अपारदर्शी होता है, तो उसका जवाब भी विवर्तन ही होगा, किरणें इधर उधर फैल जाती है। तो ये आपका इन सबों में जवाब आपको विवर्तन का जवाब देना होगा। अब ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसको भी समझ लिया जाए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के मतलब कि जब प्रकाश किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती है तो बिखर जाती है। तो सूक्ष्म कणों से देखिए खुरदरे तल से टकरा कर बिखरना उसको विसरित परावर्तन कहते हैं, लेकिन जब किरणें सूक्ष्म तल से टकरा करके सूक्ष्म कण से टकरा कर विखरित होती है तो उसी को आपको प्रकीर्णन कहते हैं। और इस प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में धूल इत्यादि के कण हैं और वो प्रकाश किरणों को प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी कारण से आपको वायुमंडल का रंग आपको वो नीला दिखाई देता। अगर कहीं से प्रकाश की आपका वायुमंडल न हो तो आपको आकाश नीला नहीं दिखाई देगा, यानी अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा, जवाब आपका काला होगा। चंद्रमा से देखेंगे तो वहाँ भी वायुमंडल नहीं है, वहाँ भी जवाब आपको काला ही होगा, ठीक ना। तो जहाँ वायुमंडल आपको होता है वहाँ पर ही आपको ये प्रकीर्णन की घटना होती है, क्योंकि उसी में धूल इत्यादि कण प्रकीर्णन करेंगे। इस प्रकार और प्रकीर्णन में भी सभी रंगों के प्रकीर्णन अलग अलग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि उस प्रकीर्णन में तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, और आपका जो 7 प्रकाश किरणें, वैसे तो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समांतर से 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कुल मिलाकर के 3900 किरणें हैं, और हर एक किरण का एक अपना रंग होगा, हर एक तरंगदैर्ध्य का अपना रंग होता है। वैसे कहीं कहीं पर 4000 से लेकर के 7000 बताया गया होगा, कहीं 4000 से लेकर के 8000 तक बताया होगा। तो अब ये कहीं विकल्प में सब नहीं रहेगा, अगर आपका अलग अलग है 3900 से 78 से एक्चुअल में, लेकिन ये सब विचलन करके 4000 से 7000 भी बता देते हैं, और कहीं कहीं 4000 से 8000 तक भी है। तो इस तरह से आपका है। तो इतनी किरणें होती है, इतना रंग होते हैं, लेकिन उतने रंग स्पष्ट नहीं होते हैं। तो आपको विशेष तरह से प्रकाश में 7 रंग ही बताए जाते हैं, जिसको आप जानते होंगे कि बैनी, आह, पीनाला, ये 7 रंग की चर्चा कर जाते हैं। अंग्रेजी में बैबग्योर कहते हैं,
तो यहाँ आपको अंतर होगा, वी माने वायलेट होता है, बैगनी होगा, ये आपको इसके बाद नीला है, उसके बाद तब आपका इंडिगो यानी आसमानी आ रहा है, तब ग्रीन, पीला और नारंगी और लाल आ रहा है। तो यहाँ आप कहीं इसमें अंग्रेजी या हिंदी में अंतर है, चूँकि ये नीला और नारंगी, नीला और आसमानी ये डीपली हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो वही क्या हो जाता है आपको नीला हो जाएगा, और हल्का होगा तो आसमानी हो जाता है। कहीं समझिए कि जो 3900 से 4300 की तरंग दैर्घ्य होती है वो आपको बैगनी की मानी जाती है, और 4300 से 4800 की तरंग दैर्घ्य आपको वो नीला की मानी जाती है, और वही 4600 से 4800 की तरंग दैर्घ्य उसी में कम हो जाता है तो वो आपको आसमानी का होता है। तो ये नीला और आसमानी एक ही है, उसी के पूरा तरंग दैर्घ्य है कि कम है, उसी तरह वो रंग सेपरेट हो जाते हैं, अलग माने जाते हैं, नहीं तो एक ही का हिस्सा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5000 से लेकर के 5500 तक की तरंग दैर्घ्य हरा का होता है, 5500 से 6000 पीला का, और 6000 से 6300 नारंगी का, और 6300 से अब आगे का जितना है वो सभी लाल का होता है तरंग दैर्घ्य। तो ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर इसको बताया गया। तो इससे 7 रंग होते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु का कोई रंग नहीं होता है, अगर अपारदर्शी वस्तु है तो जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है वो उसी रंग की दिखाई देती है, शेष रंगों का वो अवशोषण कर लेती है। और जो पारदर्शी वस्तुएं हैं तो जिस रंग के प्रकाश को वो पार जाने देती है उस रंग की दिखाई देती है। तो किसी वस्तु का अपना रंग नहीं है, अपारदर्शी वस्तुएं जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है, शेष रंगों का वो अवशोषण कर लेती है। तो श्वेत कोई वस्तु कैसे दिखाई देता है, तो सभी जो 7 रंग मिल जाते हैं तो माना जाता है कि श्वेत हो जाते हैं। तो 7 रंग का अगर परावर्तन कर देती है तो वस्तु श्वेत दिखाई देगी, और 7 रंगों का अगर अवशोषण कर लेगी तो वस्तु जो होती है आपको वह काली दिखाई देगी, और अन्यथा जिस रंग के परावर्तन करती है उस रंग का दिखाई देती है। इसीलिए अगर वस्तु को जब गर्म करते हैं तो जिसका वो अवशोषण कर रही है अब उसको निकालने लगेगी तो जस्ट उसका आपको अपोजिट रंग आपको बाहर की तरफ निकलता है। यानी अगर बैगनी वस्तु है उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो उससे वो लाल रंग की आपका विकृत करेगी, यानी उसके विपरीत आपको कलर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार यहाँ बता रहे थे कि जो पारदर्शी वस्तुएं हैं जिस कलर को पार जाने देती है उस रंग की आपको आभास होता है। इसलिए लाल कांच लाल प्रकाश को पार देता है, हरा कांच हरे प्रकाश को पार देता है। इसलिए लाल के बाद अगर हरा कांच लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, जो लाल किरणें पार करेगी और उसे नहीं पार करेगी तो काली ही हो जाएगी, इन्हें दिखाई नहीं देगी किरणें। तो इस प्रकार अगर जो कि लाल रंग लाल कांच से दिखाई देगा, या श्वेत जिसमें आपका श्वेत प्रकाश है तो उसमें तो सभी रंग हैं, तो उस श्वेत प्रकाश से अगर आपको लाल वस्तुएं दिखाई देती है, या फिर अगर लाल कांच होगा तो उससे आपको लाल रंग के प्रकाश होगा तो उससे के आधार पर वो लाल वस्तु दिखाई देगी, शेष में वो रंग आपको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार आपको तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अगर लाल कांच के बाद हरा कांच रखकर वस्तु देखेंगे तो बता जवाब होगी काली रंग की दिखाई देगी, यानी वो नहीं आपको स्पष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका यानी अगर लाल भी कांच लाल वस्तु है उसके बीच में नीला रंग का धब्बा कर दिया जाए और लाल कांच से देखने के जवाब होगा तो लाल वस्तु तो दिखाई देगी, जो धब्बा है वो काला दिखाई देगा, नीला दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो नीला रंग वहाँ से पार नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह से प्रकाश के प्रकीर्णन की चर्चा कर रहे थे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में तरंग दैर्घ्य के एक्चुअल में नियम जो है 1/λ⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, लगभग लाल का 2 गुना हो जाता है तरंग दैर्घ्य। तो उसका 2 गुना तरंग दैर्घ्य का अंतर है तो 16 गुना ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाएगा। इसलिए बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य 2 गुना है तो प्रकीर्णन 16 गुना का लगभग, ठीक ना, तो लगभग 16 गुना हो जाता है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है उनका। और इस कारण से वायुमंडल में धूल इत्यादि कणों से ये रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसी कारण से आकाश का रंग नीला होता है। चंद्रमा पर और अंतरिक्ष देखने पर वो नीला नहीं दिखाई देगा, वहाँ प्रकीर्णन घटना नहीं हो जाती है। और प्रकीर्णन में आपको तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
सूर्य का लाल दिखाई देना, देखिए अभी विकल्प में मेन उसका कारण है कि वायुमंडल में सूर्य किरणें अधिक दूरी तय करती है, यह रियल जवाब है। लेकिन अगर समांतर से जवाब यह विकल्प में नहीं रहता है तो आपका जवाब प्रकीर्णन के कारण ही बताते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण ही होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर बैगनी और नीला निकाल भी देंगे तो परिणामी रंग उसका पीला होगा, तो पीलापन लिए हुए दिखाई देना चाहिए, लाल रंग का नहीं। अब लाल क्यों दिखाई देता है? इसलिए कि वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करेगा तो विकृत हो जाता है, और आप जानते हैं कि लाल तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक दूरी पारगम्य हो जाती है, दूर से भी दिखाई देती है। तो उस स्थिति में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किरणें होती है, आपका उस समय आपको लाल रंग दिखाई देती है, क्योंकि जो पीले रंग का रहता है वो भी आपको उसमें से विकृत हो जाता है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ही पहुँच पाती है। तो ये आपको जवाब है